डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट फर्स्ट की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं मनु की 60 गुण्य नीति के ऊपर। हमने इससे पूर्व में भी देखा था कि मनु है, उन्होंने एक राजा को यह बताने का प्रयास किया है कि उसे दूसरे राज्यों के साथ या दूसरे राष्ट्रों के साथ किस तरह की नीति अपनाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए उन्होंने एक वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है मंडल सिद्धांत के माध्यम से। आपको बताया था, जिसमें उन्होंने 12 राज्यों का एक मंडल लेके बताया है कि जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वो शत्रु प्रकृति के होते हैं, उनका स्वभाव हमेशा शत्रु प्रकृति का होगा। उससे आगे वाला राष्ट्र है वो आपका मित्र होगा। इसी प्रकार से पीछे के पार्श्वनिग्रह सार शत्रु प्रकृति के, आक्रांत सार मित्र प्रकृति के, एक वह जो आपको और आपके शत्रु दोनों की सीमा को टच करता है वह मध्यम प्रकृति का, और एक वह जो आपके शत्रु मित्र और आपके मित्र इस तरह के जो आगे चल के उनकी सीमाओं को टच करता है वो उदासीन, जिनमें इनसे वो एक वैज्ञानिक विश्लेषण किया है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि शत्रु प्रकृति के जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में यदि कोई गतिविधि होती है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग तैयार करने की आवश्यकता है, उन पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। तो ये एक तरीके से एक वैज्ञानिक विश्लेषण उन्होंने अपना एक काल्पनिक मंडल जिसको कह सकते हैं, लेकिन उसमें यथार्थता को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन वो उदाहरण जो थे इस तरह के, उनके आधार पर एक वैज्ञानिक विश्लेषण उन्होंने किया है ताकि परराष्ट्र नीति का संचालन करते हुए, और मैंने बताया था कि परराष्ट्र नीति का संचालन हर राष्ट्र को आवश्यक है। क्योंकि इस संसार में जहां भी एक से अधिक राष्ट्र हैं वहां उनमें संबंध निश्चित रूप से डेवलप होंगे एक दूसरे की आवश्यकता के लिए या अन्य किसी कारण से। जैसे एक परिवार में 20 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो उनमें कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई संबंध डेवलप होगा। एक समाज में यदि 10 परिवार है तो उनमें किसी प्रकार के संबंध अपने आप डेवलप हो जाते हैं। तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी विभिन्न राष्ट्र हैं, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने हितों की वृद्धि के लिए उनको अन्य राष्ट्रों की हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, संबंधों का जो निर्माण होता है। तो इसके लिए हमने बात की थी परराष्ट्र नीति के पहले सिद्धांत मंडल सिद्धांत की हमने इससे पूर्व में बात की थी। नेक्स्ट हम बात करें मनु की परराष्ट्र नीति के अंतर्गत षड्गुण्य नीति। षड्गुण्य नीति का मतलब छह आप जानते हैं संस्कृत में, तो 6 नीतियां वह बताता है। तो इसमें आप सबसे पहले तो बताएंगे कि षड्गुण्य नीति का उद्देश्य क्या है, क्यों मनु ने यह बताया है कि जो 60 गुण्य नीति है वो क्यों अपनाई जानी चाहिए। सबसे पहले तो हम किसकी बात करेंगे, हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे। तो ये मैंने पूर्व में बताया था कि उसका मुख्य उद्देश्य है कि हर परिस्थिति में आप एक जैसी नीति नहीं अपना सकते, ये मनु का मानना है। मनु कहता है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमें अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम में आप सभी परीक्षाओं की तैयारी एक जैसे थोड़ी करेंगे। यदि आप ये सबसे पहले देखेंगे कि परीक्षा का सिलेबस क्या है तो अपने आप को उस सिलेबस के अनुसार तैयार करेंगे, ठीक है। फिर उस सिलेबस में एग्जाम ऑब्जेक्टिव है या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, वस्तुनिष्ठ है या जो बहुचयनात्मक परीक्षा वो है, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो फिर आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट में लेंगे, यदि डिस्क्रिप्टिव है तो आप उतने ही शब्द में लिखने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे किसी एग्जाम में शब्द सीमा है, किसी में नहीं है, किसी में उसके एक लिमिट दे रखी है, टाइम लिमिट दे रखी है, उस टाइम लिमिट के अनुसार हम बार बार लिख के तैयारी करते हैं। तो जिस प्रकार किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए हमें उस परीक्षा की आवश्यकता के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार हमारे पास जो संसाधन है उनको बेहतरीन तरीके से उनका कुशल संचालन या उनका कुशल उपयोग करते हुए हम उस परीक्षा को सफलतापूर्वक प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे ही एक राजा की भी यह जिम्मेदारी है कि वह अपने पास जो भी संसाधन है, जो भी उसकी परिस्थितियां हैं, उन सब को देखते हुए वह एक कुशल नीति का संचालन करे और उसके अनुसार वो किस प्रकार करे, कितनी प्रकार की नीतियां। तो उसमें मनु ने मुख्य रूप से 6 प्रकार की नीतियां बताई है, जिसमें एक राजा अपने हितों, सुरक्षा और लाभ को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार अपनाए ऐसी वो जो नीति, उसके लिए उन्होंने एक 60 गुण नीति में विभिन्न नीतियों का वर्णन किया है। दूसरा, ये जो नीतियां हैं
इन 6 नीतियों का सीधा सा अर्थ यह है कि इनमें राजा हमेशा अपने लिए कौन सी नीति अपनाएगा, जो भी नीति तत्कालीन परिस्थिति में उसको श्रेष्ठ लगती है। समझ गए आप? वह जो उसकी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो भी श्रेष्ठ उसको पद्धति लगती है, जो श्रेष्ठ नीति लगती है, वह उसको अपनाएगा। तो इसके लिए 6 प्रकार के विकल्प मनु एक राजा के सामने रखता है कि राजा अपनी परिस्थितियों के अनुसार इन नीति में से कि कोई भी नीति अपना सकता है। तो परराष्ट्र अर्थात दूसरे राष्ट्रों के साथ किस प्रकार की नीतियां अपनाए, इसके लिए 6 प्रकार की नीतियों का मनु वर्णन करते हैं कि वो जो भी राजा है वो अपने आचरण में उनको व्यवहार में लाने के लिए जब उसको लगे कि कौन सी पर्याप्त है, अनुकूल है, वो उसी नीति को अपनाएगा। क्योंकि यदि नीति का मतलब आप भी हर एग्जाम में आप अच्छे जो टॉपर होते हैं, जब आप उनका इंटरव्यू वगैरह देखते हैं तो आपसे सब यही कहते हैं कि आपकी रणनीति बेहतर होनी चाहिए, रणनीति। तो ये जो रणनीति का मतलब क्या है, ये रणनीति यही तो है कि आपकी योजना और आपकी कार्य करने की क्षमता, आपके कार्य करने की शैली, तो योजना और कार्य, ये दोनों आपके, ये जो इसके लिए जो आप पॉलिसी बनाते हैं, किस तरीके से उस एग्जाम को हम क्रैक करें, ये जब हमारे अंदर एक लक्ष्य लेके चलते हैं तो ये वही होता है। इसके लिए जो बेहतरीन, देखिए पढ़ते सारे हैं, है ना, एग्जाम जितनी भी आप चाहे आईएएस का एग्जाम दें, आप आरएस का एग्जाम देंगे, आप भविष्य में स्कूल लेक्चरर का, सीजीएल का, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स आप लोग सारे देंगे। तो चाहे एग्जाम किसी भी ग्रेड का हो, किसी भी लेवल का हो, चाहे वो 3rd ग्रेड का है, 2nd ग्रेड का है, 1st ग्रेड का है, कोई भी एग्जाम हो, आपको उस एग्जाम के अनुसार एक कुशल रणनीति बनानी ही पड़ेगी। उस रणनीति, तो अंतर किस चीज का है, विभिन्न, जो मैंने बताया ना कि एक 8 घंटे पढ़ने वाला भी कई बार फेल हो जाता है और कई बार 3 घंटे पढ़ने वाला पास हो जाता है, कई बार 16 घंटे पढ़ने वाला फेल हो जाता है और 6 घंटे पढ़ने या 8 घंटे पढ़ने वाला पास हो जाता है उस परीक्षा में, उसमें टॉप कर देता है। तो ये सबसे बड़ा अंतर किस चीज का होता है, ये अंतर उनकी रणनीति का होता है कि उन्होंने क्या रणनीति बना रखी है, कार्यशैली का होता है, उनकी ग्रहण क्षमता का होता है, उनकी प्रेजेंटेशन का होता है। तो प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए उसने क्या नीति बना रखी है, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या नीति बना रखी है, ऑब्जेक्टिव्स हल करने के लिए क्या नीति बना रखी है। तो अंतर केवल आपके कार्यों का अंतर ही आप लोगों के सफलता और असफलता का बहुत बड़ा कारक बनता है। और यही चीज मनु ने परराष्ट्र नीति में एक राजा को समझाई है कि आप राज्य का, वहां भी उद्देश्य क्या है, राजा का, एक राजा का उद्देश्य भी है कि वह अपने राज्य का सफल संचालन करे, प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का बेहतरीन विकास करे, अपने राज्य का विकास करे। यही उसकी, यही हम चाहते हैं, व्यक्तित्व का विकास हो, अच्छी जॉब हमारे पास हो, एक कंपटीशन को हम अच्छे से फाइट कर सकें, जो हमारी इच्छाएं हैं हम उनको पूरा कर सकें, हम समाज का कल्याण कर सकें। ये जो हमारी इच्छाएं हैं इन सोशल सर्विसेज में जाने की, तो ये सारी चीजें भी हम, इसके लिए भी हमें क्या होता है, रणनीति अपनानी पड़ती है। तो मनु ने जो 6 नीतियां बताई है, एक राजा को किस किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं कि पहली जो नीति की बात करता है वह है संधि। सब जानते हो आप, बहुत बार आपने सुना है, भारत पाकिस्तान के बीच में संधि, भारत अमेरिका के बीच में संधि, ठीक है ना, सीटीबीटी, ये नाम सुने ना आपने। तो ये पर्यावरण को लेकर की गई संधि, ये सब संधि, संधि का मतलब है किसी भी राज्य के साथ मेल मिलाप करना, ठीक है ना। तो मेल जोल करना या किसी विशेष चीज को लेकर दोनों का एक साथ होना, ये क्या हो गया, संधि। संधि का सीधा सा अर्थ क्या हुआ, जुड़ना, ठीक है ना। तो जब आपकी प्रकृति जुड़ने की है, टूटने की नहीं बल्कि जुड़ने की है, तो ये कहलाती है संधि। तो एक राज्य द्वारा अपने हित को ध्यान में रखते हुए, अब ये हित वर्तमान हित भी हो सकता है और भविष्य का हित भी हो सकता है, दोनों, ऐसा नहीं कि हो सकता है आज हमारा उससे कोई काम नहीं है लेकिन फ्यूचर में उससे कोई काम हो, ठीक है ना, तो भी हम उससे बहुत अच्छा संबंध रखते हैं। कई बार आप देखते हो, कई लोग किसी विशेष, अब कोई अधिकारी आता है या कोई विशेष ऐसे गांव में आपके जान पहचान वाले अधिकारी हैं, तो लोग बाग उनसे ज्यादा पहचान रखते हैं। वो तात्कालिक हो सकता है, कोई कारण नहीं हो, लेकिन उनको लगता है कि कभी कोई काम पड़ जाए तो इससे हमें सहायता मिल सकती है, ये उनकी एक मानसिकता होती है, ठीक है ना। और ये मानसिकता हो सकता है पूरे जीवन भर उनके कोई भी काम नहीं है, लेकिन वो इसलिए उसका संबंध रखते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, कई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं साहब सेवानिवृत्ति के बाद में लोग उतना सम्मान नहीं कर रहे जितना गांव में पहले करते थे। तो भाई ये उनको भी समझ लेना चाहिए और उनको समझ में भी आ जाता है कि ये संधि उनके साथ जो थी, ये जो सम्मान उनका था, वो किस लिए था, वो ज्यादातर इसलिए। बाकी तो आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है तो आपको हमेशा सम्मान मिलेगा, जब तक आप समाज के लिए उपयोगी रहोगे, ठीक है, आजीवन आप उपयोगी हो तो आजीवन आपको समाज से सम्मान मिलता रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसीलिए
अपने पूर्व में बात की थी विवेकानंद जी के बारे में, वो भी कहते थे कि समाज में कोई भी व्यक्ति है, उसका उपयोग कब तक है, जब तक वह अपनी क्षमताओं का उपयोग समाज के कल्याण में लगाता है, समाज के विकास में लगाता है, समाज को अपनी क्षमताओं का लाभ देता है, तब तक उसका उपयोग है। ठीक है ना भाई, अन्यथा उसका कोई उपयोग नहीं, समाज भी उसको फेंक देता है। फेंकने का मतलब जब उससे व्यवहार नहीं रख रहा है, अपना उससे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं या उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे आप देखते हो जब हमारे खेतों में फसल होती है तो सामान्य भाषा में अपन जब मारवाड़ी में बात करते हैं निनाण करते हैं, अपन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये निनाण करना क्या होता है, ये इसीलिए यही तो करना होता है कि भाई हम उस जो भी हमारा हमने जो फसल बोई है, हमने गेहूं की फसल बोई है, बाजरे की, चने की, जो भी है, तो उस बाजरे की फसल के चारों तरफ जो घास फूस खरपतवार जिसको कहते हो आप, वो जब खड़ी हो जाती है तो हमें लगता है कि नहीं यार ये कहीं इसका इससे का भी वो नहीं ले ले, या इसको, क्योंकि हमारे काम की नहीं है वो खरपतवार, तो हमारे काम की नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, ताकि हम हमारे काम की जो चीज है वहां तक वो चीजें सारा उसमें पूरा पानी पहुंच सके, उसके सारा धूप लग सके, उसका एनवायरनमेंट शुद्ध हो सके। तो यही बिल्कुल समाज का एक तरीका है। ये जब तक हम समाज के लिए अपनी उपयोगिता साबित करते रहेंगे, समाज में अपनी जो बेहतरीन क्षमताएं हैं सकारात्मक, वो सकारात्मक हम जब तक उनको लाभ देते रहेंगे, और इसके लिए बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आनंदम जो योजना है उसका उद्देश्य यही है कि आप समाज के लिए जब उपयोगी बनेंगे, आप कभी खड़े होके जब आप गांव में आपने देखा कि कहीं पानी बह रहा है, आपने उसको रोकने की व्यवस्था की, नल आपको लगा टूटा हुआ, सब देख के निकल जाते हैं, लेकिन आपने बात की वहां किसी से, और उसकी जगह आपने, चाहे आपने खुद ने लगाया हो या आपस में कोऑपरेशन आपने सहयोग करके उसकी जगह नया नल लगा दिया हो, ऐसा कोई आपने, तो गांव की नजर होती है कि यार फला विद्यार्थी है, वो बिल्कुल गांव के बारे में सोचता है, आपको देख के 5 आदमी और जागते हैं। तो आनंदम का मुख्य उद्देश्य ये है, और यहां भी फिर मैं कहूंगा आपको कि युवा है किसी भी राष्ट्र में, वो उस देश की तस्वीर को बदलने में सबसे अहम भूमिका उनकी होती है, युवाओं की। तो इसलिए जो आनंदम का है उसके भी पीछे जहां तक मुझे ज्ञात है पूरा यही उसका उद्देश्य है। तो उसको भी आप बेहतरीन तरीके से इस तरह के मैसेजेस आप लोग अपने गांव में, अपने आसपास में समाज का कल्याण करके, जंतु जानवर इन सब की रक्षा करके, गांव में स्वच्छता करके, लोगों को जागरूक करके, विभिन्न योजनाओं के बारे में बता के, ऐसे बहुत से समाज सेवा के कार्य हैं जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपनी उपयोगिता आप हमेशा के लिए सोसाइटी में स्थापित कर सकते हैं। तो 2 वर्क हो गए आपका, इधर सिलेबस भी कंप्लीट होता है आनंदम का, और उधर आप में एक नई प्रवृत्ति डेवलप होती जाएगी, और राष्ट्र निर्माण के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। आप सर्विसेज में भी जाएंगे, सेवाओं में राजकीय, वहां भी आपका उद्देश्य यही होगा। और जब आप में ये प्रवृत्ति आपकी कॉलेज एजुकेशन से, स्कूल एजुकेशन से, समाज से, अभी से जब ये चीजें आप में डेवलप हो जाएगी, तो उसके बाद में जब आपको वह अवसर और मिलेगा, जब आपको लोगों का भला करने का वैधानिक रूप से और अधिकार मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से आपकी इस प्रतिभा में 4 चांद लगेंगे, और हर जगह आपकी जो सम्मान तो आपको, आपके ये बता रहा हूं कि आगे पीछे दौड़ता रहेगा जिंदगी भर। तो ये चीजें आपको डेवलप करनी है। खैर, अभी अपन बात कर रहे हैं मनु के षड्गुण्य नीति की, तो हम बात कर रहे थे संधि की सबसे पहले। ठीक है ना, तो संधि का मतलब हो गया मेल मिलाप या जुड़ना। तो एक राजा अपने वर्तमान या भविष्य के लाभ के लिए जब दूसरे राजाओं के, दूसरे राज्यों के साथ जुड़ता है, उनके साथ मेल मिलाप करता है, उनके साथ संधियां, समझौते, इस तरह की चीजें करके जब वो काम करता है, तो ये कहलाती है संधि। ठीक है ना, 2 प्रकार की संधि मनु बताते हैं, असमान कर्मा संधि और समान कर्मा संधि। जब आप अपने स्तर के ही राज्य के साथ मिलकर, बराबर के राज्य के साथ मिलकर जब कोई संधि करते हैं, तो वह समान कर्मा संधि है। जब आप अपने से बलशाली राजा के साथ या अपने से लेवल से कम अधिक से करते हैं, तो वह असमान कर्मा संधि कहलाती है। ठीक है, तो संधि आपको क्लियर हो गई कि संधि करके एक राजा अपने, जैसे मान लीजिए सीधा सा है, किसी राज्य में गेहूं की कमी है, तो वह उन राज्यों से संधि करेगा जिनमें गेहूं की उपयोगिता ज्यादा है। जहां पेट्रोल डीजल की कमी है, तो वह उन राज्यों से संधि करेंगे जहां पे पेट्रोल डीजल खूब है। यदि पानी की कमी है और पड़ोसी राज्य है, तो उनको लेकर आपस में जल संधियां होगी, नदी के पानी को लेकर संधि होगी। तो ये संधि के माध्यम से आप अपने हितों की पूर्ति कर सकते हैं। तो जुड़ना, किसी भी विषय को लेकर, किसी भी चीज को लेकर जुड़ाव, ये पहली नीति है जो एक राजा को अपनानी चाहिए, अपने भविष्य के और अपने तात्कालिक हितों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, दूसरी जो नीति है वह है विग्रह, बिल्कुल संधि का विपरीत। यहां जुड़ना है
तो यहां तोड़ना हो गया। ठीक है, तो तोड़ना स्वाभाविक है, जब आप किसी के साथ झगड़ा करेंगे तो रिश्ते क्या होंगे, टूटेंगे, जुड़ेंगे थोड़ी वहां पे। तो यही चीज मनु बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि ये मानते हैं कि राजा को अपने राज्य का विस्तार भी करना होता है, अपने कई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मान लीजिए जैसे ये एक्स और वाई दो राज्य हैं, मतलब ऐसी स्थितियां आती रहती है, और ये वाई, अब इनके बीच में मान लीजिए ये नदी है, अब इस नदी का थोड़ा सा हिस्सा इस वाई में है और ज्यादा हिस्सा इसमें है, और ये पूरा राज्य है, इस नदी के पानी नहीं आने की वजह से मान लीजिए यहाँ जो कृषि है उसका बेहतरीन जो उपयोग है वो नहीं हो पाता है, कृषि ढंग से नहीं हो पाती है। ये खूब कोशिश करता है कि साहब ये पानी आप हमारे लिए भी छोड़िए, लेकिन मान लीजिए वाई है, ये एक्स है, वो पानी नहीं छोड़ रहा, तो अब अपना हित हो गया ना, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करेगा, वाई क्या करेगा, एक्स के ऊपर आक्रमण कर देगा। तो ये आक्रमण करके अपने हित की पूर्ति करना, ये क्या हो गया, ये हो गया विग्रह। समझ गए आप इस चीज को? तो विग्रह दो स्थितियों में किया जा सकता है, एक तो शत्रु को अपने अधीन, अपने हितों की पूर्ति के लिए, ठीक है ना, अपने अधीन करना, अपना मान लीजिए जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, राज्य कम पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने राज्य का विस्तार करना, कोई भी लाभ, अपना जो तात्कालिक लाभ है उसके लिए दूसरे राष्ट्र को अधीन स्थिति में लाना, ठीक है ना। तो एक ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया कि दूसरे राष्ट्र को पीड़ा पहुंचाने के लिए भी आक्रमण किया जाता है कई बार। तो दूसरे राष्ट्र को पीड़ा पहुंचाने के लिए किसी भी चीज को लेकर, मान लीजिए आपको लगा कि वो उस राष्ट्र ने आपकी कोई बात नहीं है, जो भी कोई कारण से आपको लग रहा है कि अब उपयुक्त मौका है, वो आपत्ति में है, विपत्ति में फंसा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। तो यहां भी वो ये कहते हैं, और एक सबसे पहले देखो, ये आप इसमें एक विशेष बात आप नोट करवाना, विग्रह का जब आप उल्लेख करें, मनु स्पष्ट रूप से मनुस्मृति में इस बात का उल्लेख करते हैं कि विग्रह की नीति तभी अपनाई जानी चाहिए जब कोई भी राजा पहले स्वयं सक्षम है। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि आदमी स्वयं सक्षम है ही नहीं और अनावश्यक लड़ता झगड़ता रहता है, कैरियर खुद का अभी बना ही नहीं है, कैरियर में बिल्कुल ये नहीं है, और अनावश्यक आप करेंगे तो आपकी एनर्जी सारी कहां हो जाएगी, उसमें खर्च हो जाएगी, बेसिक जो आपको जो आवश्यकता है वो भी नहीं मिलेगी। तो कई बार क्या होता है कि राजा मान लीजिए खुद की तैयारी है ही नहीं, खुद सक्षम है ही नहीं, और ऐसी स्थिति में उसने दूसरे पर आक्रमण कर दिया, अपना राज्य और गंवा दिया। सुना है ना आपने, चौबे जी छबे जी बनने गए थे, रह गए दुबे जी। तो जो स्थिति अब गए थे ऊपर की स्थिति प्राप्त करने के लिए, और आ गए उससे भी नीचे की, अपना जो राज्य था उसको भी खो दिया। तो ये पहली विग्रह की में विशेष रूप से मनु में इस बात का उल्लेख करते हैं कि जब भी राजा किसी भी दूसरे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करे, उससे संबंध तोड़े, उस स्थिति में सबसे पहले वो अच्छे से इस बात को जांच ले कि उसकी सभी प्रकृतियां जो है वो सारी की सारी और परिस्थितियां उसके अनुकूल है या नहीं। यदि नहीं तो आक्रमण की सोचे भी नहीं। सारी परिस्थितियां अनुकूल है, सब प्रकृतियां सुदृढ़ हैं, उस स्थिति में फिर विग्रह की जो नीति है वह अपनाई जा सकती है। नेक्स्ट हम दूसरे इसकी बाकी बची हुई जो नीतियां हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।